तो कल हमने बात करी थी किसके बारे में? बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में हमने कल डिस्कशन करना शुरू किया था। हमने सबसे पहले सिलेबस भी देखा कि देखिए क्या-क्या सिलेबस होगा इस पूरे के पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में या हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में। अब उससे आगे बढ़ते हुए और थोड़ा-सा कल की चीज़ें बता देता हूँ, कल क्या था? तो कल हम जब बात कर रहे थे 1707 में जब जहाँ पर डेथ होती है औरंगज़ेब की, तो उसके बाद उसके जो 5 बेटे थे, उनमें से 2 बेटों की मृत्यु तो उसके खुद के शासनकाल के दौरान ही हो जाती है, उसमें 3 बेटे बचते हैं और उन 3 बेटों के बीच में एक उत्तराधिकार के लिए सक्सेशन के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। और फिर उस उत्तराधिकार के युद्ध में जो विजयी होता है, वो होता है मुअज्जम, जो उन 3 में जो बचे हुए जो 3 बेटे थे, उनमें मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इनमें तीनों में जो सबसे बड़ा बेटा मुअज्जम था, वो इस उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी हो जाता है। ठीक है? चलिए। अब उससे आगे मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ जाजऊ लड़ा जाता है, किस-किस के बीच में? आजम के बीच में और मुअज्जम के बीच में, जिसमें विजयी कौन होता है? आजम विजयी हो जाता है। ठीक है? बैटल ऑफ जाजऊ के बारे में हमने कल बात की थी। और 63 वर्ष की आयु में एट द एज ऑफ 63 63 वर्ष की आयु में बहादुर शाह फर्स्ट। देखिए मैं बहादुर शाह फर्स्ट क्यों कह रहा हूँ? इसको बहादुर शाह फर्स्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बहादुर शाह आप और पढ़ेंगे। एक बहादुर शाह आप और पढ़ेंगे, इसलिए इसको बहादुर शाह फर्स्ट कहा जा रहा है। या इसी को आप कह सकते हैं शाह आलम, क्योंकि इसके बाद एक और शाह आलम पढ़ना पड़ेगा आपको। इसीलिए इसको आप कह सकते हैं शाह आलम फर्स्ट। ठीक है? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट। भाई यदि स्क्रीन ब्लर हो जाए यार ज़रूर बता दिया करो बीच-बीच में, तो खैर ये होती है, मुझे ऐसा लग रहा है। रेज़ोल्यूशन कम करने पे भी ये बीच-बीच में ब्लर होती है, लेकिन यदि हो जाए, ज़्यादा देर तक हो जाए, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर मैसेज से बता दीजिएगा कि स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही है, समझ नहीं आ रहा। खैर चलिए। बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट। ये और इसी को मुअज्जम का ही नाम है ये, बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट, और इसी को शाह-ए-बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, इसी को बूढ़ा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो शासनकाल है वह है 1707 से लेकर के 1712 तक, 1712 ईस्वी तक। 1707 से 1712 तक। ठीक है? चलो जी। अब जो बात हमें समझनी है, जो बात हमें यहाँ पर आगे देखनी है, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो कल काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका था और मैंने बताया था कि देखिए अब हम थोड़ा-सा रिलेट करेंगे औरंगज़ेब का पीरियड को, औरंगज़ेब के पीरियड को इसके साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने वाली हैं, बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएँगे, जैसे साहू जी का आप इसमें नाम सुनेंगे, इसमें आप बुंदेला सरदार का नाम सुनेंगे, इसमें आप चूड़ामन जाट का नाम सुनेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने जिसने यदि स्टार्टिंग ही यहाँ से की है मॉडर्न इंडिया से, उनको नहीं पता है। उनको बुंदेला सरदार छत्रसाल के बारे में उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, उनको चूड़ामन जाट के बारे में, भरतपुर भरतपुर साम्राज्य के बारे में उनको कुछ नहीं पता है। तो आपको थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती हैं रिलेट करने में, लेकिन दिक्कतें आएँगी नहीं, यदि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रिलेट करनी पड़ेंगी। देखिए आप एक बात सीधी-सीधी समझिए, हम पढ़ रहे हैं उत्तरवर्ती मुगल, लेटर मुगल्स। अब सीधी-सी बात है, यदि आप लेटर मुगल्स पढ़ रहे हैं तो गारंटी की बात है यार, ये जो इससे पहले आपने 6 मुगल बादशाह जो मेडिएवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में हमको पढ़ने होते हैं, सीधी-सी बात है, वहाँ से कुछ ना कुछ तो रिलेट करेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सीधा का सीधा यहीं से चीज़ें आ जाएँगी। ठीक है? पीछे से भी तो कुछ चीज़ें रिलेट करेंगी, तो मुझे पीछे से कुछ चीज़ें रिलेट करानी पड़ेंगी, मराठाओं की चीज़ों को रिलेट कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ में आप लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, साथ ही साथ में यूरोपियन भी, देखो ये सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं। भई आप लोग एक बात बताओ, 1498 में यूरोपियन लोग भी भारत में आ चुके हैं। कल भी मैंने आपको ये सब बात समझाई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो पोर्तुगीज़ थे वो भारत में आए थे। सबसे पहले पोर्तुगीज़ भारत में आए थे। पोर्तुगीज़ किनको कहते हैं? पुर्तगाली किनको कहते हैं? पुर्तगाली उनको कहते हैं जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है? यूरोप में पुर्तगाल कंट्री के रहने वाले लोगों को पुर्तगीज़ या पुर्तगाली कहा जाता है। बात आई समझ में? आप लोग अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज़, इनके बाद आए थे डच। डच किसको कहते हैं? डच किसको कहते हैं? डच उनको कहा जाता है जो नीदरलैंड के रहने वाले लोग हैं। नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है? जो नीदरलैंड के रहने वाले लोग हैं या हॉलैंड के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के निवासियों को ही हम क्या कहते हैं? डच कहते हैं। बात आई समझ? इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद आए ब्रिटिश या इंग्लिश लोग। अब ब्रिटिश लोग कौन है? ब्रिटिश लोग वो हैं जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है? ब्रिटेन के या इंग्लैंड के रहने वाले लोगों को ब्रिटिश या इंग्लिश लोग कहते हैं। इसके बाद ये यूरोपियन पावर्स हैं जो इंडिया में आई थी,
ठीक है, ये वो यूरोपियन पावर्स हैं जो इंडिया में इसी क्रम में आई थी। इसके बाद आप देखते हैं डेनिश, इसके बाद जो आए वो आए थे डेनिश। डेनिश कौन है भाई? आपने एक देश का नाम सुना होगा, डेनमार्क। अब डेनमार्क के जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं को कहा जाता है डेनिश। डेनमार्क के जो लोग हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? डेनिश कहा जाता है। बात आई समझ? तो हमें चीजों को इस तरह से समझ समझ करके चलना है। कोई भी डाउट किसी का आता है पहले मुझे एक बार मैसेज से बता देना, क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपनी आवाज खोलूंगा। प्लीज ये बात ध्यान रखना। यदि कुछ भी दिक्कत है पहले आपको मैसेज करना है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है। यदि किसी की कुछ भी डाउट होती है तो फटाफट से मैसेज कर देना, बिना बिना देरी के। उसके बाद मैं अपना स्पीकर खोल लूंगा, यदि किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, मुझे लगा कि एक दो ने अपना माइक शायद खोला, मुझे नहीं पता आप लोगों ने किसी ने कुछ बोला या नहीं बोला। ठीक है, यदि कुछ भी है तो आप पहले मुझे एक बार मैसेज से बता दीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात सुन लूंगा। ठीक। पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश और सबसे बाद में आए थे फ्रेंच। फ्रेंच आप लोग जानते हैं, फ्रांस के रहने वाले लोगों को ही फ्रेंच कहते हैं। ठीक है, फ्रांस के जो रहने वाले हैं वही है फ्रेंच, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, इस क्रम में ये लोग भारत में आए थे। ये इनका क्रम है भारत में आने का। आप जानते हैं 1498 में पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत में आ गया था। उसके बाद डच लोग आए थे, ये 1596 में, 1596 में डच लोग आए थे। 1599 में, 1599 में ब्रिटिश लोग भारत में आए थे। डेनिश 1616 में, 1616 में आए थे। और फ्रेंच 1664, 1664 में आए थे। अभी इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि आगे तो ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं है। ये इनके आने का क्रम है, इनकी कंपनी का क्रम नहीं है। कंपनी सबसे पहले पुर्तगालियों की नंबर 1 पे, यदि कंपनी की बात करें, कंपनी किसकी बनी थी सबसे पहले? तो सबसे पहले पुर्तगालियों की कंपनी बनी थी। दूसरे नंबर पे ब्रिटिश लोगों की कंपनी बनी थी। हालांकि डच जो थे ब्रिटिश से पहले आ चुके थे, लेकिन इनकी जो कंपनी है वो तीसरे नंबर पर बनी थी, ये बात ध्यान रखना। फोर्थ नंबर पे कंपनी इनकी बनी थी और पांचवें नंबर पर इनकी कंपनी बनी थी। लेकिन इनके आने का क्रम अलग है, इनके आने का जो क्रम है यहाँ पर, ठीक है, जो ऑर्डर है वो अलग है। इनके आने का जो ऑर्डर है यहाँ पर हिंदुस्तान में वो अलग है, वो पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश। लेकिन कंपनी स्थापित होने का ऑर्डर अलग है। बात ही समझ, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आगे डिस्कस होने वाला है। आपसे पूछा जाएगा बताइए इनका आने का उद्देश्य क्या था? भाई पहले इनका उद्देश्य ट्रेड था, व्यापार था। इन यूरोपियन पावर्स का हिंदुस्तान में आने का, यानी इस ईस्ट के देश में, यानी इस पूर्व के देश में आने का जो उद्देश्य था वो ट्रेड था। और दूसरा था क्रिश्चियनिटी का, यानी ईसाइयत का प्रचार करना। ये दो इनके मुख्य उद्देश्य हुआ करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये लोग यहाँ पर पकड़ बनाते चले गए, इस हिंदुस्तान के ऊपर इन लोगों की पकड़ बनती चली गई। ठीक है, आप जानते होंगे केरल के कालीकट के तट पर 1498 में सबसे पहला यूरोपियन वास्को डगामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते पहुंचा था। और धीरे धीरे इन लोगों के हाथ में, यानी सबसे ज्यादा इनमें पावरफुल ये लोग थे, सबसे ज्यादा पावरफुल ये लोग थे। ठीक है, और धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ पर आए तो व्यापार करने के नाम से थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने यहाँ के सारे राजनीतिक और उसके बाद यहाँ के आर्थिक अधिकार और ओवरऑल सब चीज कंट्रोल इन लोगों के हाथ में ही यहाँ पर आ गई थी। तो ये सब पूरा का पूरा क्रम आप समझेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आसान भाषा में पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आए। लेकिन भाई यहाँ तक पहुंचने से पहले आपको लेटर मुगल से होकर के गुजरना पड़ेगा, उत्तरवर्ती मुगलों को पढ़ते हुए गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ हैं। भाई देखो, मुगल्स भी हैं, ठीक है, बात आई समझ में। क्षेत्रीय शासक भी शासन कर रहे हैं इसके साथ साथ। तो ऐसा नहीं है सारी, क्योंकि 1498 में ऑलरेडी पावर्स आज आनी शुरू हो चुकी हैं। 1599 में ब्रिटिश इंडिया में आ चुके थे। 31 दिसंबर सन 1600 में इनकी फैक्ट्री को महारानी से इजाजत मिल चुकी थी कि जाइए। तो ये सब चीजें साथ साथ चल रही हैं। और हम बातें कहाँ की कर रहे हैं? 1707 की, जब औरंगजेब की डेथ हुई थी, हम वहां तक पहुंच चुके हैं बात करते करते। तो इन सब चीजों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि बस पूरे कालखंड में केवल यही चीज हो रही है, बस ये बहादुर शाह, शाह आलम यही चल रहा है। नहीं भाई साहब, साथ साथ में और भी चीजें चल रही हैं। सिख भी हैं, मराठा भी हैं, सब चीजें साथ साथ में हैं, कंटेम्पररी चल रही हैं सारी की सारी चीजें। तो इस सब चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए। तो मैंने ये समझा था कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान से ही मुगलों और सिखों के बीच में बहुत ही जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। ठीक है, बहुत ही कड़ा संघर्ष, हालांकि पहले से भी चल रहा था, जहांगीर के टाइम से भी चल रहा था, गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी, उसी टाइम से वो चीजें चल रही हैं। लेकिन जो सबसे कड़ा संघर्ष चला था वो औरंगजेब के टाइम में चला था। आप जानते हैं, नॉर्थ में सिख समुदाय, यानी उत्तर में, यहाँ पंजाब की तरफ, यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पंजाब में सिख समुदाय था। नॉर्थ की तरफ, उत्तर भारत में, पंजाब में, यानी सिख समुदाय था। और दक्षिण में यहाँ पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दक्षिण में यहाँ पर मराठा साम्राज्य। ठीक है, दक्षिण में यहाँ पर मराठाओं का जोर था। तो ये साउथ में ये लोग पंगा, ये लोग लोहा लेते थे किससे? दिल्ली सल्तनत से। सॉरी, माफ कीजिएगा, मुगलों से। दिल्ली सल्तनत माने
गलत शब्द का प्रयोग किया, ये सल्तनत नहीं है, यहाँ पर तो बादशाहों का राज है। ठीक है, बात आई समझ, लेकिन राजधानी क्या है, दिल्ली है। बात आई समझ। तो नॉर्थ में कौन पंगा ले रहा, नॉर्थ में कौन इनसे संघर्ष कर रहा था, दिल्ली से नॉर्थ में संघर्ष कर रहे थे सिख, और यहाँ पर साउथ में कर रहे थे इनसे इनको से। ये दो दो मतलब मेजर कम्युनिटी थी, ये दो दो प्रमुख समुदाय थे। ठीक है, जो मुगलों से लोहा ले रहे थे, जो संघर्ष, जबरदस्त संघर्ष कर रहे थे मुगलों से। खैर चलिए, ये बात कुल मिला के रही। देखिए, बहादुर शाह प्रथम एक बूढ़ा शासक था। ठीक है, उसने क्या किया, सबके साथ उसने ये कोशिश की कि मेल मिलाप की नीति अपनाई जाए, और उसने गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिखों के और अंतिम गुरु थे, उनके साथ भी इन्होंने इसने मेल मिलाप की नीति अपनाने की कोशिश करी। ठीक है, जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसने बहादुर शाह फर्स्ट ने गुरु गोविंद सिंह को एक मनसब प्रदान किया, बहुत बड़ा मनसब प्रदान किया। अब देखो, यहाँ पर एक वर्ड आ गया, मनसब। गुरु गोविंद सिंह को मनसब भी प्रदान किया। अब जिन लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, जब मैंने उनको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो मैंने याद करिए, अकबर जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर मैंने आपको मनसबदारी प्रथा समझाई थी कि मनसबदारी प्रथा क्या होती है। जब हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जिक्र कर रहे थे, वहां पर हमने समझी थी मनसबदारी प्रथा। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मैंने क्या बोला कि गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने, किसने, बहादुर शाह फर्स्ट ने मनसब प्रदान किया। क्या प्रदान किया, मनसब, एक बहुत बड़ा मनसब प्रदान किया, मनसब दिया। अब ये मनसब क्या है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको समझ में नहीं आएगा मनसब क्या चीज है। अब देखिए मनसब क्या है। अकबर ने अपनी सेना का जो संगठन किया था, अकबर ने जो अपनी सेना बनाई थी, वो मनसबदारी व्यवस्था के अकॉर्डिंग बनाई थी, मनसबदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाई थी। मनसब क्या होता है, फिलहाल मैं आपको बिल्कुल छोटे से आसान तरीके से बताता हूँ। मनसब का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का पद या रैंक, उसकी पद या उसका रैंक, किसी भी व्यक्ति का पद या रैंक। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का पद यानी उसका एक ओहदा। ठीक है, जिसको जितना ज्यादा मनसब मिलेगा उसकी उतनी ज्यादा रैंक होगी, ये बात ध्यान रखना। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जो दरबारी अधिकारी होता था और सैनिक अधिकारी होते थे, उनको मनसब यानी उनका पद यानी उनकी रैंक निश्चित की जाती थी कि भाई आप इस रैंक के हो। जैसे आज भी हमारी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कुछ ए लेवल की वैकेंसी होती है, कुछ बी लेवल की होती है, कुछ सी लेवल की होती है। जैसे अब CHSL है, ये सी लेवल की है, MTS है वो डी डी ग्रेड की, डी ग्रुप की वैकेंसी है, CHSL है वो सी की है। ठीक है, बात ही समझ। CGL बी और सी दोनों है CGL में। ठीक है, बी और सी दोनों है, और यूपीएससी में आप जाते हैं, वहां पर ए और बी दोनों तरह के ग्रुप हैं। तो ऐसे ही जो ये मनसब था, मनसब का ये जो अरबी फारसी में इसका मतलब, मनसब का मतलब होता है पद या एक रैंक। इसका मतलब क्या होता है, मनसब का मतलब पद या एक रैंक। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो अगले मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह को, जो सिखों के 10वें गुरु थे, इनको एक बड़ा मनसब देकर सिखों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की। मनसब क्या होता है, मनसब होता है पद या रैंक। याद रखना, सबसे छोटा जो मनसब होता था वो 10 का होता था, और जो सबसे बड़ा मनसब होता था वो 7,000 का होता था। ये बात मैंने आपको समझाई थी जब हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पढ़ रहे थे। आप में से काफी लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहने का मतलब 10 से स्टार्टिंग थी, 7,000। हालांकि कुछ भी जगह 10,000 तक ही बताया गया, लेकिन ऑफिशियल यही है कि सबसे छोटा मनसब 10 का होता था, और सबसे बड़ा मनसब जो होता था वो 7,000 का, 7,000 का होता था। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसका मनसब जितना ज्यादा बड़ा, उसकी उतनी बड़ी रैंक। जैसे ये कहा जाए कि भाई बीरबल जो थे वो 5,000 का मनसब प्राप्त था बीरबल को, तो इसका मतलब है उनकी रैंक, उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि उनकी रैंक किस हिसाब की होगी। ठीक है, या ये कहा जाए कि भाई फैजी जो थे उनको 6,000 का मनसब मिला होता है, उनको 4,000 का मनसब मिला होता है, तो अब उससे हम रैंक पता कर सकते हैं कि अच्छा इसको इतने का मनसब मिला हुआ है। हालांकि मनसब बहुत बड़ी चीज है, इसमें मैंने को जात पढ़ाए थे, जात क्या होता है, सवार क्या होता है। ठीक है, इसमें घोड़े प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो सब चीजें आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। इसमें और भी चीजें, मनसब में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जात भी एक वर्ड आता है, जात, सवार, ये सब चीजें भी इसमें आएंगी। लेकिन फिलहाल आपको बस ये समझ के चलना है कि मनसब होता है एक पद या एक रैंक। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह को इसने एक बहुत बड़ा मनसब प्रदान किया था। किसने, इस बहादुर शाह फर्स्ट ने, या इस शाह आलम फर्स्ट ने, या इस मुअज्जम ने। पता ही समझ। लेकिन ध्यान रखना, ये मेल मिलाप की नीति ज्यादा दिन तक नहीं चली। ये मेल मिलाप की जो नीति थी वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। ठीक है, ये मेल मिलाप वाली नीति ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि 1708 में, 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हो गई डेथ। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की 1708 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। ये मेल मिलाप की नीति ज्यादा दिन नहीं चल पाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि गुरु गोविंद सिंह के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। ठीक है,
बिहार के पटना में होता गुरु गोविंद सिंह का जन्म, और इनकी जो मृत्यु हुई थी गुरु गोविंद सिंह की, तो इनकी मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र के नांदेड़ में। ये महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी, महाराष्ट्र के नांदेड़ में, नांदेड़ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी क्या हुई थी, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी। बात ध्यान रखना, 1708 में मृत्यु हो चुकी थी किसकी, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों की जो सेना थी, सिखों की सेना का जो सेना नायक बना, जो आर्मी चीफ बना, वो बना गुरु गोविंद सिंह का ही एक शिष्य, गुरु गोविंद सिंह का ही एक सेवक, जिसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, जब गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो गई तो सिखों का जो की सेना जो थी, सिखों की सेना का जो सेना नायक बना, या सिखों की सेना का जिसने नेतृत्व किया, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया एक व्यक्ति, इन्हीं का एक शिष्य, इन्हीं का एक सेवक, जिसका नाम था बंदा सिंह बहादुर या बंदा बहादुर, बंदा सिंह बहादुर या बंदा बहादुर। बंदा सिंह बहादुर या बंदा बहादुर, इसने सिखों की सेना का नेतृत्व किया। एक बार मुझे बताओ, स्क्रीन ब्लर तो नहीं हुई? फटाफट बता दीजिए एक बार। नहीं भैया। चलो, हाँ, वेल आगे बढ़ते हैं जी, आगे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कहानी कुल मिला के क्या है, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज है। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की 1708 में डेथ होती है, तो जो सिखों की सेना का नेतृत्व है वो किसके हाथों में आ जाता है, गुरु गोविंद सिंह के ही एक शिष्य, गुरु गोविंद सिंह के ही एक सेवक बंदा सिंह बहादुर के हाथों में आ जाता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के साथ तो मुगलों ने संधि करके और मनसा प्रदान करके मेल मिलाप कर लिया था। गुरु गोविंद सिंह के साथ तो मुगलों ने संधि करके और इनको मनसा प्रदान करके मेल मिलाप कर लिया था, लेकिन 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व संभाला गुरु गोविंद सिंह के ही एक सेवक, गुरु गोविंद सिंह के ही शिष्य बंदा सिंह बहादुर ने। और बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने फिर से मुगलों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने फिर से एक बार फिर से मुगलों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया, स्ट्रगल शुरू कर दिया। फिर से इनके बीच में आपस में आंकड़े, जो इनके समीकरण थे वो बिगड़ गए, मुगलों के और सिखों के। तो ज्यादा समय तक इन लोगों के बीच में संधि जो गर्मा गर्मी थी वो खत्म तो हुई, लेकिन वो ज्यादा समय तक दूर नहीं रह पाई। जैसे ही बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिख आए, तो इनके बीच में फिर से संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, देखिए, बहादुर शाह फर्स्ट ने सिखों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वह कोशिश पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जब बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, और बहुत ज्यादा देर तक जो है इनकी जो ये अच्छे संबंध बनाने की जो प्रक्रिया थी वो नहीं चल पाई। पता ही समझ में। तब बादशाह खुद बहादुर शाह फर्स्ट ने खुद विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिए, सुनना सुनना मेरी बात। इस बहादुर शाह फर्स्ट ने, शाह आलम फर्स्ट ने, इस मुअज्जम ने, इस बूढ़े बादशाह ने, ठीक है, इस शाह ए बेखबर ने खुद जो इन लोगों ने बगावत की थी इसके विरुद्ध अभियान चलाया, और इस अभियान का खुद नेतृत्व किया था इसी ने। ठीक है, और इस अभियान में सिखों के खिलाफ मुगलों की, या कह सकते हैं आप बहादुर शाह फर्स्ट की हेल्प की थी किसने, चूड़ामन जाट ने। अब ये चूड़ामन जाट कहां से आ गया, अभी आता हूँ इस चीज पे भी, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए, पीछे से लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, ये पीछे से लिंक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको समझने में हल्की सी दिक्कत हो सकती है, वो ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत की कुछ बात है नहीं, ध्यान से सुना मेरी बात। देखिए, कुछ और शासकों के साथ भी बहादुर शाह फर्स्ट ने, ये तो बात रही कुल मिला के, कुछ और भी शासक थे जिनके साथ बहादुर शाह फर्स्ट ने मेल मिलाप की नीति से मेरा मतलब है रिकंसाइलमेंट की नीति। रिकंसाइलमेंट पॉलिसी, मेल मिलाप की नीति, मेल मिलाप की नीति। केवल सिखों के साथ ही नहीं, इसने केवल सिखों के साथ ही नहीं, और भी
कई सारे और भी कई सारे जो क्षेत्रीय शासक थे उनके साथ भी मेल मिलाप की नीति को अपनाने की कोशिश की किसने? अ, बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, अब इसका कारण क्या रहा होगा? इसका सबसे बड़ा कारण तो यही था देखिए, एक तो जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तो उसके बाद बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था इसको सत्ता प्राप्त करने में, ठीक है? एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था और उसके बाद इसकी उसकी खुद की एज जो थी वो लगभग 63 वर्ष का ये व्यक्ति हो चुका था, ठीक है? और खुद नहीं चाहता था कि बहुत ज़्यादा ये किसी से झगड़ा करे या किसी से इसके संबंध खराब हों। देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करना, इसके शासनकाल से पहले जो शासनकाल था वो था औरंगजेब का, औरंगजेब आलमगीर का शासनकाल था। और यदि आप लोगों ने औरंगजेब के बारे में पढ़ा है, तो आप लोगों ने औरंगजेब के बारे में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि औरंगजेब अपनी कट्टर नीतियों की वजह से लगभग आधे हिंदुस्तान को अपना दुश्मन बना के मरा था। जब 1707 में वो मरा था ना औरंगजेब, तो अपनी कट्टर नीतियों की वजह से लगभग आधे हिंदुस्तान को अपना दुश्मन बना के मरा था औरंगजेब। और ज्यादातर क्षेत्रीय शासक औरंगजेब की नीतियों और उसकी हद से ज्यादा धार्मिक कट्टरता की नीति की वजह से उससे असंतुष्ट रहा करते थे। जो औरंगजेब था वो उसकी जो उसकी धार्मिक नीतियाँ थी वो हद से ज्यादा कट्टर नीतियाँ हुआ करती थी। ठीक है? तो इस वजह से क्या था जो आस-पास के शासक थे, जो क्षेत्रीय शासक थे, वो लोग भी खुश नहीं थे औरंगजेब से और लगभग आधे हिंदुस्तान के शासकों को वो अपना दुश्मन बना के मारा था। अब इसीलिए उसका बूढ़ा बेटा, उसका बूढ़ा उत्तराधिकारी मुअज्जम अन्य शासकों के साथ मेल-मिलाप की नीति को अपना रहा था ताकि जिन-जिन लोगों से मुगलों के संबंध खराब हुए हैं, उनको सुधारा जा सके। ठीक है? ये इसकी इस वजह से ये सबसे मेल-मिलाप की नीति को अपना रहा है। क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में देखिए मुगल साम्राज्य था तो बहुत बड़ा। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात एक और भी है, मुगल साम्राज्य बड़ा तो आपको मैंने बताया था कि लगभग 21 के आसपास प्रांत हुआ करते थे। लेकिन उतने ही शत्रु भी थे मुगल साम्राज्य के। जितना बड़ा मुगल साम्राज्य था, उसके शत्रु भी उतने ही ज़्यादा थे। ठीक है? तो यहाँ पर इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यही कारण था कि ये जो बहादुर शाह फर्स्ट था, ये मेल-मिलाप की नीति को अपना रहा था। ठीक है? इसने सिखों के साथ भी ये अपनाएगा, उसके बाद ये जो बुंदेला सरदार है, बुंदेला सरदार के साथ भी ये मेल-मिलाप की नीति अपनाएगा। जो भरतपुर के चूड़ामन जाट है, उनके साथ भी मेल-मिलाप की नीति होगी और मराठाओं के साथ भी मेल-मिलाप की नीति को अपनाया जाएगा। तो केवल ऐसा नहीं है कि सिखों के साथ इसने मेल-मिलाप की नीति को अपनाया था। जो जितने भी उस समय के जो जितने भी उस समय मुगलों से संबंध खराब खराब थे, जितने भी क्षेत्रीय शासक थे, उन सभी के साथ इसने कोशिश की थी कि मेल-मिलाप की नीति को अपनाया जाए। उन सभी के साथ इसने इस बात की कोशिश की थी। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं थोड़ी-सी चीज़ों को हल्का-सा फ्लैशबैक में लेकर के चलता हूँ। ठीक है? हल्का-सा फ्लैशबैक में जिन्होंने पढ़ा उनको उनको तो समझ में आ ही जाएगा। जिन्होंने थोड़ा-सा भी नहीं पढ़ा है तो उनको भी समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है? अब ध्यान से सुनना। इसके अलावा बहादुर शाह ने बुंदेला शासक छत्रसाल, ध्यान से सुनिएगा आप। अब ये मैंने एक नाम लिया है बुंदेला शासक। सबसे पहले तो आपको ये पता चाहिए बुंदेल शासक कह लीजिए या बुंदेला शासक कह लीजिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बुंदेला शासक से मतलब क्या है, कहाँ की बात चल रही है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जैसे मैं बुंदेल नाम लेता हूँ तो बात आती है बुंदेलखंड की, ये बात है झांसी की। झांसी के आसपास के क्षेत्र की बात है। मैंने क्या कहा बुंदेला शासक या बुंदेल शासक और नाम क्या है उसका छत्रसाल। इसके अलावा बहादुर शाह ने बुंदेला शासक छत्रसाल, बुंदेला शासक छत्रसाल, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बात है झांसी के पास की, कहाँ की? उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का जो कोस्टल बॉर्डर एरिया है वहां की मैं बात बता रहा हूँ। झांसी के आसपास का क्षेत्र है बुंदेलखंड एरिया। ठीक है? यहाँ का शासक कौन था? उस समय छत्रसाल। लेकिन आप थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाइए, ये चीज़ें लिखने की बातें नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल में याद करिए, यदि आपने औरंगजेब का शासनकाल पढ़ा है, तो औरंगजेब के शासनकाल में कुछ विद्रोह हुए थे और याद रखना 1661 में 1661 में हुआ था बुंदेला विद्रोह। औरंगजेब के शासनकाल में जाइए, फ्लैशबैक मारिए, ठीक है? औरंगजेब के शासनकाल में 1661 में बुंदेला विद्रोह हुआ, ठीक है? और उस समय का राजा था चंपत राय। उस समय राजा कौन था? चंपत राय। जब ये मैं पीछे की बात बता रहा हूँ, ये औरंगजेब के शासनकाल की बात। उस समय बुंदेला शासक था चंपत राय। इसने विद्रोह किया था औरंगजेब के विरुद्ध। इस चंपत राय ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है? और ये चंपत राय जो था इस युद्ध में इस चंपत राय ने उस उत्तराधिकार के युद्ध में जो दारा शिकोह था। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात को। दारा शिकोह भाई था औरंगजेब का। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दारा शिकोह।
वो दारा शिकोह भाई हुआ करता था औरंगजेब का। ये बात ध्यान रखना। एक थोड़ा सा आप लोगों को, कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कितने सारे नाम आ गए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये लग सकता है। दारा शिकोह भाई हुआ करता था, सबसे बड़ा भाई था औरंगजेब का, यानी शाहजहां का बेटा था, ठीक है, सबसे बड़ा। इस जब जब शाहजहां के बेटों में, यानी औरंगजेब था, दारा शिकोह था, जब देखो शाहजहां के बेटे जो थे, इनके बीच में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। जैसे औरंगजेब के बेटों के बीच में गद्दी पाने का, दिल्ली की गद्दी पाने के लिए युद्ध हुआ था ना, ऐसे ही जो शाहजहां के बेटे थे उनके बीच में भी युद्ध हुआ था आपस में, गद्दी को पाने का। बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए थे, आपने सामूगढ़ की लड़ाई सुना होगा, बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए थे, कई सारे। बात ही समझ। तो दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था शाहजहां का। इस चंपत राय ने, जब उत्तराधिकार के युद्ध चल रहे थे, तो इस दारा शिकोह का ही साथ दिया था, और तभी से औरंगजेब के साथ इसका मनमुटाव हो गया था। औरंगजेब तभी से इससे ईर्ष्या करने लगा था, चंपत राय से। बात ही समझ, ठीक है। और याद रखना, इस चंपत राय का ही बेटा है छत्रसाल। इस बुंदेला सरदार चंपत राय का ही बेटा कौन है? छत्रसाल है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी छत्रसाल के साथ, क्या बोला मैंने, इसी छत्रसाल के साथ भी क्या करने की कोशिश की, इस बहादुर शाह फर्स्ट ने मेल मिलाप की नीति को अपनाया। देखिए कहानी को समझिए। एक तरफ जहां बहादुर शाह फर्स्ट का पिता औरंगजेब चंपत राय का कट्टर विरोधी था, कट्टर दुश्मन था, बात ही समझ में, वहीं इसका बेटा छत्रसाल और उसका बेटा बहादुर शाह, इस बहादुर शाह फर्स्ट ने इस बुंदेल शासक छत्रसाल के साथ कैसी नीति अपनाई? मेल मिलाप की नीति अपनाई। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बात ही समझ में। तो ये भी बातों को ध्यान रखना। बुंदेला विद्रोह हुआ था, ये मैंने पहले भी चीजें पढ़ाई हैं, और हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को हो जाए, क्योंकि देखिए लिंक करना जरूरी है पुरानी चीज से। यदि मैं पुरानी चीज से लिंक नहीं करूंगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। इसके अलावा बुंदेला शासक छत्रसाल के अलावा भरतपुर के जाट शासक चूड़ामन, भरतपुर का जाट शासक चूड़ामन, इसके साथ भी बहादुर शाह फर्स्ट ने, या बहादुर शाह प्रथम ने मेल मिलाप की नीति को अपनाया। इसके साथ भी मेल मिलाप की नीति को अपनाया किसने? बहादुर शाह फर्स्ट ने। देखिए औरंगजेब के टाइम में आपने पढ़ा होगा बुंदेला विद्रोह, या नहीं पढ़ा है तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। बुंदेला विद्रोह हुआ था, अफगान विद्रोह भी हुआ था, ठीक है, जाट विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। औरंगजेब के विरुद्ध, याद रखना, ध्यान से, मैंने औरंगजेब में पढ़ाया भी था ये चीजें। औरंगजेब के विरुद्ध ही सबसे पहला संगठित विद्रोह 1669 में आगरा और मथुरा के जाटों ने किया था। ये बात आपको याद होगी, ठीक है। 1669 में, ये लिखना मत भाई, बाकी लोग मत लिखना, ये आपकी बातें नहीं है, औरंगजेब की बातें हैं ये। गोकुल और राजाराम के नेतृत्व में जो 1669 में आगरा में हुआ था, जाटों का विद्रोह हुआ था औरंगजेब के खिलाफ, जिसमें गोकुल को मौत के घाट उतार दिया था। बात ही समझ। गोकुल और राजाराम ने आगरा में जो स्थानीय जाट जमींदार थे, उन लोगों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, और गोकुल नाम के जाट को मार दिया गया था। बात ही समझ में। और याद रखना, उसके बाद जाटों के एक और विद्रोह हुआ, राजाराम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 1688 में, 1688 में, ये भरतपुर की बात सुन लीजिए, वो सब बातें छोड़ो जो मैंने बातें बताई हैं, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि जब तक नहीं पढ़ा तब तक वो चीजें कंफ्यूज करेंगी। जिन्होंने पढ़ लिया उनको चीजें वो कंफ्यूज नहीं करेंगी। मैं बात सीधी यहाँ की बात करता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि भरतपुर के जाट शासक चूड़ामन के साथ भी बहादुर शाह फर्स्ट ने मेल मिलाप की नीति को अपनाया। देखिए जो भरतपुर राजवंश है, ये राजस्थान का है। ये भरतपुर राजवंश कहाँ का है? राजस्थान का। राजस्थान का है भरतपुर राजवंश, ये बात ध्यान रखिएगा, राजस्थान की बात है। 1688 में राजाराम के भतीजे, अभी मैंने नाम क्या लिया था, दो जाट नेता थे, गोकुल और राजाराम। दो जाट नेताओं की मैंने बात की थी, गोकुल और राजाराम। इन लोगों ने विद्रोह किया था, जाट विद्रोह हुआ था इनका। किसके विरुद्ध? इन लोगों का विद्रोह हुआ था किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस राजाराम का ही भतीजा हुआ करता था चूड़ामन, ठीक है। इसको ये आप चूड़ामन भी लिखा देख सकते हैं, तो इसमें मत जाना, ये प्रोनाउंसिएशन की हल्की सी गड़बड़ है, ठीक है। बात ही समझ में। इस राजाराम का ही भतीजा था चूड़ामन, इसी के नेतृत्व में अंग्रेज औरंगजेब के विरुद्ध इसने भी विद्रोह किया था। और औरंगजेब की डेथ के बाद भी जाटों का विद्रोह चलता रहा था, ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल में ही इस चूड़ामन ने राजस्थान में भरतपुर राजवंश की नींव डाली थी। औरंगजेब के शासनकाल में, कहने का मतलब इनका भी पंगा औरंगजेब से था। तो इसके साथ भी इस बहादुर शाह फर्स्ट ने कैसी नीति अपनाई? मेल मिलाप की नीति को अपनाया। इसके साथ भी मेल मिलाप की नीति को अपनाया। इतना टाइम मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को यहां पर ये चीज समझ में आ जाए। एक बार जैसे ही हम इस मुगल से निकल जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे यूरोपियन पावर्स पर, वहां इतना हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर चीजें नहीं होंगी। यहाँ पर चीजों को लिंक करना है,
जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको तो पता है भरतपुर राजवंश क्या है, चूड़ामन क्या है, राजा राम गोकुल। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो पता ही पल्ले नहीं पड़ेगा क्या गोकुल क्या राजा राम। ठीक है, अभी भी बड़ा ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितने सारे नाम आ गए। भाई कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बड़ी आसान चीज है, कहानियां सी तो हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चीजों से घबराइएगा नहीं, घबराने वाली कोई चीज है ही नहीं इसमें। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो बुंदेल शासक छत्रसाल के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई और इस भरतपुर के जाट शासक चूड़ामन के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। किसने? इस बहादुर शाह फर्स्ट ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, याद रखना। बहादुर, ये भरतपुर का चूड़ामन जाट तो, ये भरतपुर का चूड़ामन जाट तो बहादुर शाह का मित्र बन गया था। भरतपुर का चूड़ामन जाट तो बहादुर शाह का मित्र हुआ करता था। यही कारण था, भी मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, यही कारण था कि इसने सिखों के खिलाफ मुगलों के अभियान में मुगलों की मदद भी की थी। अभी मैंने पहले बताया था ना कि भरतपुर के चूड़ामन जाट ने हेल्प भी की थी, तो वो यही तो बात थी कि जो चूड़ामन जाट था, ये भरतपुर का चूड़ामन जाट बहादुर शाह का मित्र हुआ करता था, मित्र बन गया था। यही कारण था कि इसने इसने सिखों के खिलाफ मुगलों के अभियान में मुगलों की मदद भी की थी। अभी मैंने पीछे भी ये लाइन बोली थी कि अब समझाऊंगा आपको आगे। ठीक है, इसने हेल्प की थी इसीलिए बहादुर शाह की सिखों के खिलाफ। बात ही समझ। अब एक चीज रह गई मराठा। अब मराठाओं के साथ मैं लिंक करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, हल्का सा, क्योंकि यहाँ पर आज की क्लास लिंकिंग में जाएगी, लिंक करना पड़ेगा पीछे से। एक बार आप लिंक समझ जाएंगे तो फिर दिक्कतें जो है वो कम हो जाएंगी। देखिए, मराठाओं के साथ भी इस बहादुर शाह फर्स्ट ने मेल मिलाप की नीति अपनाई, लेकिन आपको पहले ये समझना पड़ेगा मराठाओं के बारे में। देखिए, मराठाओं का और मुगलों का संघर्ष बड़ा पुराना है। हालांकि ध्यान से समझिएगा, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी का जो जन्म तो वैसे तो शाहजहां के टाइम में हो चुका था, 1627 में। शिवाजी का जो जन्म था वो तो 1627 में शाहजहां के टाइम में हो चुका था। देखिए, शाहजहां का शासनकाल चलता था इस समय। लेकिन ध्यान रखना, जो मराठा साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ है, मराठा साम्राज्य का जो विस्तार हुआ है, या ये जो एक बहुत बड़ी शक्ति की रूप में जो मराठा साम्राज्य उभरा, वो औरंगजेब के शासनकाल में उभरा। देखिए, 1627 में शाहजहां का शासनकाल हुआ करता था, शिवाजी का जब जन्म हुआ था। आप जानते हैं शिवाजी का जब जन्म हुआ था वो 1627 में, और 1680 में इनकी डेथ हो गई थी। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई थी। देखिए, जब इनका जन्म हुआ था उस समय शाहजहां का शासनकाल था, जब इनकी मृत्यु हुई है उस समय औरंगजेब का शासनकाल था। 1658 के बाद औरंगजेब का शासनकाल चल गया था। पता ही समझ। तो मराठा साम्राज्य का जो असली उदय हुआ, जो असली संघर्ष मराठा साम्राज्य ने किया, वो तो औरंगजेब के विरुद्ध किया। ज्यादा बड़ा जो संघर्ष था वो तो औरंगजेब के विरुद्ध किया। बात ही समझ। अब देखिए, शिवाजी के बाद इन्हीं के बेटे थे संभाजी। वो मराठा साम्राज्य के अगले शासक बने। शिवाजी के बाद इन्हीं के बेटे 1680 में, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 1680 में ये अगले क्या बने, 1680 में मराठा साम्राज्य के अगले शासक बने। अब याद करो बात, मैंने आपको 5 शहजादे बताए थे औरंगजेब के। ठीक है, सुल्तान, और दूसरे नंबर पर बताया था अकबर। ठीक है, वो जो अकबर था, ध्यान से सुनना, 5 नाम बताए थे ना मैंने आपको, सुल्तान, अकबर, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। वो तो दूसरे नंबर वाला जो अकबर था, उस अकबर ने 1681 में अपने ही पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उस शहजादे अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध 1681 में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था 1681 में। समझो बात को बहुत, यहां पर इस क्रोनोलॉजी को ढंग से ही, जो कालक्रम है इसको समझने की कोशिश करिए। 1681